मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दी बारंबार जिनेश्वर दी। सूत्र बोलेंगे ये वाला 9 नंबर का, मैं बोल रही हूँ एक बार। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। देखिए यहाँ तत्वार सूत्र का 10वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ, अपन ने पहले चौथा अध्याय जब पहले शुरू में पढ़ा था तब बताया था कि सिद्ध शिला से 7575 धनुष ऊपर सिद्ध भगवान का आकार है, वहाँ सिद्ध भगवान का सर टच है, तो हम इसको मानेंगे या 7050 को मानेंगे? 7000 कितना लिखा है? पहले लिखा था हमने 7575 धनुष ऊपर सिद्ध भगवान का सर टच है, जो पहले अपन ने पढ़ा था चौथे अध्याय में। 575 नहीं होगा, गलत लिखने में आ गया होगा, 7050 ही है। अच्छा, मैंने वो लिखा हुआ था इसलिए मेरे को कंफर्म करना था। अपन निकाले थे ना कल 4000 ये 2000 ये और 1500। हाँ, मैं कल में आई नहीं थी इस क्लास में, मैंने तो हो गया ना 7575 ही तो हुआ। नहीं दीदी, आपने बताया ना कि सातवां टच है भगवान। सुनिए वो क्या है, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। एक मिनट अभी बताती हूँ। हाँ आप बोलिए। एक क्वेश्चन ये था, मैंने आज कल बराबर नहीं सुना, आज मैंने आपका पूरा सुना। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि तनु वात्सल्य 1575 धनुष मोटा है, तनु वात्सल्य 1575 और 525 धनुष तक ये आपके अवगान है की सिद्ध भगवान की अवगान 525 धनुष है, तो बचा 1050 है आपका, उसमें माइनस किया तो आपने 1050 धनुष के, मैंने कहने का मतलब है जैसे यहाँ से 1575 हुआ तो 525 धनुष तक ही है ना सिद्ध भगवान रहते हैं, कि जो बीच की जगह जो खाली है उसमें सिद्ध भगवान नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। अच्छा, मैंने 525 धनुष तक ही है ना सिद्ध भगवान रहते हैं। हाँ, ऊपर से एंड से 525 धनुष तक ही सिद्ध भगवान है। हाँ, ऊपर से लेके और बीच की जो 1050 है वो खाली है। देखिए अभी ये जो अनीता जी का प्रश्न है, जो अपन ने क्या देखा था पहले, जो देखा था कि सिद्ध भगवान का सिर कहाँ है। देखो उस दिन यानी जो चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, सिद्ध भगवान सिर मतलब उनके आत्मा के जो प्रदेशों का जो टॉप हिस्सा है, यानी सबसे लास्ट में वो सिद्ध भगवान कहाँ टच है, तो लास्ट में यहाँ टच है। ये ऐसे ये सिद्धालय में इस तरह से समझ लीजिए, ये कुछ कुछ सिद्धों के आकार हैं, ये गोला मैंने बनाए हैं दिखाने के लिए, है ना। ऐसे ऐसे कुछ सिद्ध भगवान है। अभी सबसे बड़ी अवगाहना वाले समझ लीजिए कोई ये है, ऐसे एक के अंदर एक घुसे हुए भी है ना आत्मा के प्रदेश, तो सबसे बड़ी अवगाहना वाले ये है, ये सबसे बड़ी अवगाहना है। तो नीचे तक इतना आ रहे हैं ये, और तनुवात वाले है इतना बड़ा, ये इतना मोटा तनुवात वाले, ये कितना है 1575 धनुष। इसके नीचे है घन वाले 2000 धनुष, उसके नीचे है घनोदधि वात वाले वो 4000 धनुष, ठीक है ना। ऐसा ही है, ऊपर से चलेंगे लोक के अंत से तो ये 3 वात वाले आएंगे, फिर उसके 12 योजन नीचे जाएंगे तो सिद्ध शिला दिखेगी अपने को, ये 12 योजन नीचे, और फिर यहाँ ये सर्वार सिद्धि नहीं, ये
गलत हो गया। यहाँ तो सिद्ध शिला है और फिर इससे 12 योजन नीचे जाएंगे तो ये सरवार सिद्धि का विमान आएगा। ऐसा ही है ना, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ऐसा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों को लोक का नक्शा ख्याल में है कि नहीं? मैं वो भूल गई हूँ, आज वो निकालना आप लोगों के लिए। अभी देखूं क्या, पहले ये समझा देती हूँ फिर देखती हूँ। यानी नीचे से अपन चलेंगे मध्य लोक से, नीचे से ऊपर चलेंगे मध्य लोक से, तो सुमेरु पर्वत के ऊपर पहला स्वर्ग, फिर दूसरा तीसरा, मतलब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। तो ये 5वां अनुत्तर, यहाँ 5वां अनुत्तर सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि से 12 योजन ऊपर जाएंगे तो ये आ गई अपनी सिद्ध शिला। ठीक है, और फिर सिद्ध शिला के बाद में क्या है कि ये घनोदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय, और तनु वातवलय के एंड में सिद्ध भगवान है सबसे ऊपर। तो ये घनोदधि वातवलय में तो है नहीं, घन वातवलय में भी नहीं, और तनु वातवलय में है। लेकिन तनु वातवलय तो है इतना 1575 धनुष की मोटाई वाला, तो पूरे तनु वातवलय में सिद्ध भगवान नहीं है। सिद्ध भगवान कहाँ है कि केवल ऊपर से लेके 525 धनुष के एरिया में ही, क्योंकि उनकी अवगाहना ही इतनी है आत्मा की, इतने में ही है। तो जो पहले हमने पढ़ा था कि सिद्ध भगवान कहाँ है, तो ये 7575, 7575 कैसे आया कि 4000 धनुष का घनोदधि वातवलय, 2000 धनुष का घन वातवलय और 1575 धनुष का तनु वातवलय, इन सबको जोड़ेंगे तो 7575 धनुष यहाँ लास्ट तक का आ गया। अनीता जी कहाँ गए? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ में आई बात? वो जो पहले पढ़ा था वो, और कल हमने क्या पढ़ा है, अभी और लोग दूसरे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। कल जो हमने क्या पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको प्रश्न अच्छे से समझाया था 2-3 बार। कल हमने ये पढ़ा था कि हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो सबसे, यानी कितनी कम ऊंचाई पर ही हमको सिद्ध भगवान के आत्मा के प्रदेश मिल जाएंगे। कल हमने ये पढ़ा था। तो हम नीचे से ऊपर गए तो सिद्ध शिला से 4000 धनुष ऊपर गए, ये घनोदधि वातवलय को क्रॉस करके, फिर 2000 धनुष का घन वातवलय क्रॉस किया, और उसके बाद में पूरा 1575 धनुष क्रॉस नहीं करना पड़ा अपने को, और अपने को 1050 धनुष अपन ने क्रॉस किया, और यहाँ अपने को सिद्ध भगवान के आत्मा के प्रदेश मिल गए। तो सिद्ध शिला से 4000 धनुष का घनोदधि वातवलय, 2000 धनुष का घन वातवलय, और ये 1050 धनुष का ये तनु वातवलय, इतना ही अपन चले, यानी 7050 धनुष चले तो अपने को ये सिद्ध भगवान मिल गए। फिर और ऊपर जाते जाएंगे तो वो पूरा ऊपर तो हो ही जाएगा 7575। ठीक है, बोले आशा आंटी। ये ईशत प्रागभार पृथ्वी कहाँ है? उसके बिल्कुल सिद्ध शिला से नीचे टच होते। ईशत प्रागभार पृथ्वी, सिद्ध शिला ईशत प्रागभार पृथ्वी में ही है, वही ईशत प्रागभार पृथ्वी है। सिद्ध शिला ही ईशत प्रागभार पृथ्वी है, लेकिन वो पृथ्वी तो उससे एक्स्ट्रा भी है। शिला केवल 45 लाख योजन वाली है। ये ना 12 योजन ऊंची बताई आपने, तो सिद्ध शिला से है या ईशत प्रागभार से है? 12 योजन ऊंचाई सरवार सिद्धि से है। सरवार सिद्धि के विमान से 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है। हाँ ठीक है, ठीक है, सरवार ठीक है। सिद्धि के विमान से 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला। सरवार सिद्धि के दंड भी होता है जैसे, तो वो कितना मतलब लंबा वगैरह होता है? उससे आगे है ना मतलब? तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को तो उसके ऊपर का देखना है ना, इसलिए वो जितना भी होता होगा। अच्छा, उससे मतलब नहीं है, उसके ऊपर गिनना है अपने को, तो वो कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। 12 योजन ऊपर हो गया मतलब अपना। हाँ, हाँ। देखिए, अपने को ये पूरा कोर्स पूरा करना है। अभी जिनको भी ये कल वाला समझ नहीं आया हो तो कल वाली क्लास को दोबारा आप सुनिएगा तो समझ में आएगा। बोलिए। 8वीं पृथ्वी की भी मोटाई जैसे 8 योजन है, और सिद्ध शिला की भी, तो वो मतलब पूरी में टच कर रही है सिद्ध शिला। तो जितनी पृथ्वी है, जिससे समझ लीजिए आप लोगों को 8 योजन मोटी है ना। ये पृथ्वी है, ये 8वीं पृथ्वी है ना, ये 8वीं पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में ही यहाँ बीच में शिला है,
यहाँ बीच में। तो जितनी मोटी पृथ्वी उतनी मोटी शिला होगी कि नहीं होगी? 8 योजन और वो होगी। शिला ऐसे चंद्राकार है तो बीच में से मोटाई 8 योजन है, किनारों वो पे तो से मोटाई वो तो कम है। ठीक वो तो ठीक है, बस वही पूछ रही ठीक थी है कि ना? ये पृथ्वी है। अभी कोई चौकोर चीज ले लीजिए, समझ लीजिए, अभी कुछ है नहीं। ये चौको समझ लीजिए, ऐसी पृथ्वी है, यहाँ से तो है वो 45 लाख योजन, और नीचे से ये मोटाई 8 योजन, और ऐसे है ऐसा चंद्राकार, तो किनारों पे से पतली होगी, ऊपर से जितनी है वो 45 लाख योजन है। ठीक है। देखिए मैं एक सेकेंड में कोशिश करती हूँ, अगर वो निकलते हैं चित्र तो। नहीं है इसमें, कंप्यूटर में नहीं है अभी, फिर कभी आपको दिखाऊंगी। भी कंप्यूटर में है नहीं वो चित्र। बोलिए रश्मि जी। इस बुक के दूसरे पेज पे भी बना हुआ है 3 लोग की रचना। 3 लोग की नहीं, वो सिद्धशिला कैसी है उसका वो एक अच्छा, 3D चित्र था, और वो अभी शायद इसमें से डिलीट हो गया शायद। देखिए अभी अपने को ये सूत्र पूरा करना है, आज फ्राइडे ना, आज और कल और परसों तक ये सूत्र अपने को पूरा करना है, और बहुत सारी बातें हैं इस सूत्र में। बोलिए रजनी जी। म्यूट हो गया आप। 192 पेज पे पूरा सिलसिला का वर्णन है, हाँ फोटो के साथ। फोटो के साथ। हाँ, वहाँ सिलसिला और वातवलय टोटल लिखा हुआ है। अब वो जो फोटो है वो वैसी ही है, वो मैं 3D हाँ, पर उसमें दिखाना चाह रहा है। हाँ, पर इसमें लिखा हुआ है, अगर किसी को समझना हो। हाँ। चलिए अब यहाँ चर्चा कर रहे हैं, नवा सूत्र है, सिद्धों में परस्पर अंतर। यद्यपि वास्तव में तो सिद्धों में कोई अंतर होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 12 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स तो हैं 12, लेकिन जो 12वां पॉइंट है ना, 11 तो पॉइंट है, और 12वें पॉइंट में वो 11 पॉइंट फिर से रिपीट होंगे, यानी ऐसा करके वो 22 हो जाएंगे। तो यही मतलब यही स्टाइल है, जैसे जिनवाणी में कि एक के अंदर दूसरे को अप्लाई करके उस तरह से कथन किया जाता है। कर्णानुग में इसी तरह की स्टाइल है कि एक किसी चीज का वर्णन करेंगे, उसमें दूसरी चीज को अप्लाई करके किस तरह से वो घटित होता है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहला बिंदु है, कल अपन ने देख लिया था, 2 अपेक्षाओं से हम ये अंतर देखेंगे। कौन कौन सी 2 तरह से देखेंगे? 2 नयों से। कौन कौन से 2 नए हैं वो? बोलिए आभा जी, कौन कौन से 2 नए हैं? प्रत्युत्पन्न और भूत प्रज्ञापन्न। प्रत्युत्पन्न और भूत प्रज्ञापन्न। प्रत्युत्पन्न किसका कथन करने वाला है? प्रत्युत्पन्न वो किसका कथन करने वाला है? बोलिए शशि जी। निश्चय न से। हाँ, निश्चय न से। और कुछ किसका कथन करेगा? काल की अपेक्षा से कहेंगे तो काल की तो बोलिए सुधा जी। वर्तमान काल का। वर्तमान काल का प्रत्युत्पन्न मतलब जो वर्तमान काल का कथन करेगा। और भूत प्रज्ञापन्न वो किसका कथन करेगा? भूत प्रज्ञापन्न वो, बोलिए अंकल। बीता हुआ अतीत का। हाँ, भूतकाल का कथन करेगा। ठीक है ना, ये समझने के लिए। बाकी परिभाषा यहाँ दी है। जो न केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है अथवा यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है उसे प्रत्युत्पन्न न कहते हैं, और जो न अतीत पर्याय को ग्रहण करता है उसे भूत प्रज्ञापन न कहते हैं। अब पहला पॉइंट है क्षेत्र। क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर। देखो, क्षेत्र की अपेक्षा से देखेंगे तो सिद्धों में क्या अंतर है? सभी सिद्ध कहाँ रहते हैं? ये सभी वही है, सिद्ध क्षेत्र में ही। तो क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर है क्या? लेकिन फिर भी
सिद्ध क्षेत्र में भी अंतर है ना। कोई समीर शिखर जी के ऊपर वाले सिद्ध क्षेत्र में है, कोई गिरनार जी के ऊपर वाले सिद्ध क्षेत्र में है। ऐसा अंतर है कि नहीं है। हम सब कहाँ हैं कि हम सब भारत में हैं, तो सब भारत में एक ही जगह पे बैठे हैं क्या। तो ऐसे ही सारे सिद्ध कहाँ हैं, सारे सिद्ध सिद्धालय में है, सिद्ध क्षेत्र में है, लेकिन वो सभी एक ही जगह पे तो नहीं है। देखो ये अलग अलग अपेक्षाएं हैं। यहाँ जो अंतर किया है वो कहाँ से मुक्त हुए, किस क्षेत्र से सिद्ध हुए, उस अपेक्षा से अंतर किया है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में वो कहाँ रह रहे हैं, उस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। इस एक क्षेत्र में की ही अपेक्षा में हम बहुत सारी अपेक्षाओं से अंतर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं, पेज नंबर अपना 401 है। पहले यहाँ से पढ़ते हैं, फिर अपन और बात चर्चा करेंगे। प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में अपने आत्म प्रदेशों में अथवा जिस आकाश प्रदेशों में मुक्त होने वाला जीव मुक्ति से पूर्व स्थित था, उन आत्म प्रदेशों से मुक्ति होती है। प्रत्युत्पन्न है मतलब, अभी प्रत्युत्पन्न शब्द बोलेंगे आपको ख्याल में आना चाहिए कि जो या तो उसको यथार्थ वस्तु स्वरूप के आधार पे लगाएंगे या वर्तमान की अपेक्षा से लगाएंगे। तो प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से यानी वर्तमान में या वास्तव में कहाँ से मुक्ति होती है कि अपने सिद्ध क्षेत्र में। कहाँ से मुक्ति होती है कि मोक्ष कहाँ होता है, तो कहेंगे वो सिद्ध क्षेत्र जो ऊपर सिद्धालय है। ठीक है, सिद्ध क्षेत्र में यानी ऊपर जो सिद्धालय है वो सिद्ध क्षेत्र। अपने आत्म प्रदेशों में अगर हम और निश्चय की बात करें तो हम प्रश्न पूछते हैं अभी, जीव मुक्त कहाँ होता है, मुक्ति कहाँ होती है, मोक्ष कहाँ होता है। मोक्ष कहाँ है, वहां कि यहाँ। तब अपन क्या जवाब देते हैं, मोक्ष तो यहीं। वास्तव में भी देखें तो जीव सिद्ध कहाँ होता है, यहाँ पे सिद्ध होता है कि ऊपर पहुंच के सिद्ध होता है। यहीं सिद्ध होता है ना, यहाँ सिद्ध होता है तब अगले समय में ऊपर पहुंचता है। जो यहाँ सिद्ध नहीं होगा वो अगले समय में ऊपर भी नहीं जाएगा। तो सिद्धों का क्षेत्र देखा जा रहा है ना। तो प्रत्युत्पन्न नय से यानी वर्तमान में सिद्ध कहाँ है, वर्तमान में सिद्ध कहाँ है, तो कहेंगे सिद्ध क्षेत्र में। ये एक जवाब हो गया। ठीक है, अभी दूसरी अपेक्षा, दूसरा जवाब कि सिद्ध क्षेत्र एक्चुअल में सिद्ध होने वाला क्षेत्र कहाँ है कि जीव जहां सिद्ध होता है, तो वो क्षेत्र है अपने आत्म प्रदेश। कहाँ पे सिद्ध होता है, मोक्ष कहाँ होता है, मुक्ति कहाँ होती है कि अपने आत्मा के प्रदेशों में ही मुक्ति होती है। बाहर की कहीं जगह से क्या मतलब है। जीव अपने आत्मा में ही तो कर्मों से मुक्त होता है, आत्मा के प्रदेश ही तो कर्मों से मुक्त होते हैं। इसलिए दूसरा जवाब क्या हुआ, अपने आत्म प्रदेशों में। ठीक है, तीसरा जवाब, जिस आकाश प्रदेशों में मुक्त होने वाला जीव मुक्ति से पूर्व स्थित था, उन आकाश प्रदेशों में। यानी मुक्ति कहाँ होती है, तो बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाएगा। तो बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा से कि किस क्षेत्र से, कि ये इस जगह से मुक्त हुआ जीव, तो यहाँ के जो आकाश के प्रदेश हैं इन प्रदेशों से मुक्ति हुई। पार्श्वनाथ भगवान समेत शिखर जी की स्वर्णभद्र टोक पे, वहां पे टोक पे से, तो वो जो आकाश के प्रदेश हैं वो आकाश के प्रदेशों से। ये क्षेत्र अपेक्षा में क्या देख रहे हैं कि एक तो ये पहला जो हम देख रहे हैं कि सिद्ध कहाँ पर है वर्तमान में, और या फिर कहाँ से सिद्ध बने हैं। समझ में आ रही क्या देख रहे हैं इसमें अपन, या तो वर्तमान में सिद्ध कहाँ है ये देख रहे हैं, या फिर वो अभी जो सिद्ध बने उससे जस्ट पहले वो कहाँ थे, कहाँ से सिद्ध हुए हैं। तो प्रत्युत्पन्न नय से अब सिद्ध क्षेत्र में, अपने आत्म प्रदेशों में, अथवा जिस आकाश प्रदेशों में मुक्त होने वाला जीव मुक्ति से पूर्व स्थित था, उन आकाश प्रदेशों से मुक्ति होती है। मोक्ष कहाँ से जाते हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं, 24 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष जाते हैं, कि सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। ये तो हुंडा सर्पणी काल था ना, इसलिए नहीं गए आप अभी।
वरना 24 के 24 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष जाते हैं? हम यही वर्ड बोलते ना, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। मतलब क्या हुआ कि मुक्ति से पूर्व जिन आकाश प्रदेशों में वो स्थित थे वहां से मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं। गिरनार जी से मोक्ष गए, गजपंथा से मोक्ष गए, मांगी तुंगी से मोक्ष गए। तो ये सब क्या है कथन कि मुक्ति से पूर्व वो जिन आकाश प्रदेशों में स्थित थे वहां से मुक्ति होती है। तो ये है प्रत्युत्पन्न ने। अब ये तो देखो, प्रत्युत्पन्न ने भी एक तो जस्ट करंट जो वर्तमान चल रहा है अभी प्रेजेंट, उस हिसाब से कहेगा, या फिर प्रेजेंट से एक समय पहले वाले को भी प्रत्युत्पन्न कहेंगे। जैसे मुक्ति से पूर्व कहाँ स्थित था। कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? चेहरे ऐसे लग रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे मुझे। कठिन तो नहीं लग रही बात? समझ में आ रही ना बात? क्या क्या निकाल रहे हैं अपन, क्या खोज रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ से मोक्ष गए, कहाँ पे मुक्ति है, कहाँ से मुक्ति है। तो एकदम प्रेजेंट में देखेंगे तो सिद्ध क्षेत्र, वहां पे मुक्ति है। और उससे एक समय पहले देखेंगे तो किस जगह से मुक्ति है। ये सब है प्रत्युत्पन्न ने। अभी भूत प्रज्ञापन में और पीछे जाएंगे, भूत प्रज्ञापन के लिए और पीछे जाएंगे। बोलिए। दीदी मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ाया उसमें बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाह रही, देखो जिस आकाश प्रदेश में मुक्त होने वाला जीव मुक्ति से पूर्व कहाँ स्थित था, ये लिख लिया तो कुछ रोग हो जाएगा। आपके कहने से अच्छा लगा, कहाँ शब्द अच्छा लग रहा है इसमें, कहाँ स्थित था। आपके कहने से समझ में आ गया, रात को नहीं समझ में आया मुझे, तो ये अच्छा लगा कहाँ स्थित था, अपनी समझने के लिए और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, वो उसके आगे वो जुड़ रहा है ना, उन आत्म प्रदेशों से मुक्ति फिर होती भी है। जल्दी समझ में आ गया ना आपके कहने से, अपने आप लिख लीजिए, आपको समझ में आता है तो वहाँ कहाँ शब्द लिख लीजिए समझ में आए जैसे। ठीक है, देखिए तो अब ये प्रत्युत्पन्न ने का मतलब है कि प्रत्युत्पन्न ने का मतलब है क्लोज, निकट वाला चीज देख रहा है ना। और जो भूत प्रज्ञापन ने है वो थोड़ी दूर वाली भी चीज देख रहा है। वर्तमान और भूत का तो है ही, वर्तमान का मतलब है क्लोज, निकट वाले को देख रहा है, और भूतकाल का मतलब है दूर हो गया, काल से दूर हो गया, तो वो दूर वाली बात को देख रहा है। इसमें मतलब इस तरह से अपेक्षाएं अपन देखेंगे भी आगे और भी। बोलिए रेणु। मैम मेरे को तो जो समझ में आ रहा है वो ये कि जो क्षेत्र का आप बोल रहे हो, जो वर्तमान के हिसाब से या निश्चय से, वो भी तो भूत के ही बता रहे हैं ना। मैंने कहा ना वो एक समय पहले को भी हम निकट वाले एक समय नहीं, मतलब एक समय की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरे को लगता है ये भी भूतने का ही मतलब ये कथन हो रहा है, भूत की अपेक्षा से मेरे को जो समझ में आ रहा है। भूत की नहीं, प्रत्युत्पन्न का है ना, प्रत्युत्पन्न का है ना, जिस आकाश प्रदेशों में मुक्त होने वाला जीव मुक्ति से पूर्व स्थित था। तो जिस आकार, मुक्ति से पूर्व ही शब्द दिया है ना, पूर्व दिया है, लेकिन भूत नहीं है क्योंकि उससे जस्ट पहले, एक ही समय पहले की बात कर रहे हैं, तो वो एकदम उससे क्लोज है। अभी अगला अपन अगला देखते हैं, भूत प्रज्ञापन वाला, तो आपको समझ में आ जाएगी दूरी। ठीक है ना। देखिए अब भूत प्रज्ञापन ने की अपेक्षा जीव कहाँ से सिद्ध होते हैं, कौन से क्षेत्र से सिद्ध होते हैं? तो कहा 15 कर्म भूमियों में से किसी भी कर्म भूमि के मनुष्य को यदि कोई हर कर ले जाए तो समस्त मनुष्य लोक के किसी भी स्थान से उस जीव की मुक्ति हो सकती है। यानी भूत प्रज्ञापन ने की अपेक्षा से हम देखेंगे, देखो इसको क्या है, यहाँ जो लैंग्वेज दी है ना वो थोड़ी सी ऐसी है, पहले बस समझ लो आप लोग बात क्या है। अब व्यवहार, इसको व्यवहार ने समझो। अभी भूत प्रज्ञापन ने का मतलब देखो, अपन प्रत्युत्पन्न ने और भूत प्रज्ञापन ने, इन दोनों के अर्थ, एक तो प्रत्युत्पन्न का अर्थ है वर्तमान को ग्रहण करने वाला, और भूत प्रज्ञापन का मतलब है भूतकाल को ग्रहण करने वाला। फिर प्रत्युत्पन्न का दूसरा अर्थ है कि निश्चय ने, और जो भूत प्रज्ञापन का दूसरा अर्थ है व्यवहार ने। फिर प्रत्युत्पन्न का तीसरा अर्थ है निकटता को देखने वाला, और भूत प्रज्ञापन का दूसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ है दूरी को देखने वाला। तो अब जहां जो अपेक्षा लगे, कहीं निकटता वाली अपेक्षा लगेगी, कहीं वर्तमान वाली अपेक्षा लगेगी,
और कहीं निकटता वाली अपेक्षा लगेगी, तो वो अपने को देखना है। प्रत्युत्पन्न का अर्थ क्या है? वर्तमान को ग्रहण करे या फिर निश्चय की वास्तविकता को बताए, निश्चय या वास्तविकता। या फिर निकटता। निकटता मतलब उससे रिलेशन में निकटता, है ना, क्षेत्र से ही नहीं अकेला। ये प्रत्युत्पन्न न का काम है। और इससे अपोजिट जो भूतकाल को करे, व्यवहार को ग्रहण करे या दूरी को बताए, वो भूत प्रज्ञापन्य हो गए। ठीक है। अब अपन क्षेत्र की अपेक्षा से प्रत्युत्पन्न न में 3 बिंदु दिए, इसको मिटा दूं? अब अपन कल आपको बताया था क्या करना है, आपको ऐसा चार्ट बनाना है। एक तो अंतर का आधार या अनुयोग जो भी लिखना हो, ऐसे 3 कॉलम बनाने आपको। तो यहाँ पर वो अपने को बिंदु लिखने, अंतर का आधार, यहाँ पर प्रत्युत्पन्न ने और यहाँ पर भूत प्रज्ञापन ने। ठीक है, ऐसे 3 कॉलम बनाए। अब यहाँ लिखना है क्षेत्र। पहला पॉइंट क्षेत्र। देखो ये तो बाद में करना है, लेकिन आपका अभी जो मैं समझा रही हूँ ना उसको अच्छे से, क्योंकि खाली पॉइंट में लिखेंगे अपन बिंदु में यहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरा। अच्छा, याद थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे कि इसकी अपेक्षा क्या है। तो अभी तो बिना चार्ट के आपको ऐसे ही लिखना है, जो आपको समझ में आ रहा है, जैसा मैं बोल रही हूँ, जैसा आप लिख पा रहे हैं, अभी ऐसे ही लिखना है। ये काम फिर आपको अलग से क्लास के बाद में घर पे होमवर्क में फिर ये फेयर करना है दूसरे पेज पे बाद में। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना? क्योंकि मैं अपन किस अपेक्षा से लिख रहे हैं वो बात, वो यहाँ चार्ट में इतनी सारी बात नहीं आ पाएगी, तो उसको आपको अलग से लिखना ही है पहले, अपेक्षा भी साथ में। तो अब प्रत्युत्पन्न न में 3 पॉइंट हो गए, अपने सिद्ध क्षेत्र में, अपने आत्म प्रदेशों में और आकाश प्रदेशों में। कहाँ सिद्ध कहाँ होता है? अपने सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध कहाँ होता है? सिद्ध क्षेत्र में, अपने आत्म प्रदेशों में और आकाश के प्रदेशों में। ये तो हो गया प्रत्युत्पन्न न, मतलब निश्चय न से कहो, ये हुआ। अब भूत प्रज्ञापन न से क्या कह रहे हैं? तो देखो सिद्ध कहाँ होते हैं, अपन एक ये प्रश्न पूछा जाए तो एक जवाब ये भी तो दे सकते हैं, कर्म भूमि में सिद्ध होते हैं। ये जवाब दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? सिद्ध कहाँ होते हैं? मोक्ष कहाँ से जाते हैं? कहाँ से मोक्ष जाते हैं? तो कर्म भूमि से ही जाते हैं ना, ये जवाब दिया जा सकता है। तो अब ये दूरी वाला, मतलब वो तो अपन निकटता वाला संबंध बता रहे थे कि ये शिखर जी से गए कि गिरनार जी से गए उस आत्म प्रदेशों में, ये तो नजदीक वाला है। लेकिन अब क्या बोलेंगे, व्यापक सेंस में अपन कहें तो कहाँ से सिद्ध होते हैं? कर्म भूमि से सिद्ध होते हैं। कितनी होती है कर्म भूमियां? मैंने कहा था आपका 3 लोक वाला ज्ञान इसमें थोड़ा चाहिए हमको। कर्म भूमियां कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं? बोलिए पद्मा जी। 15 होती है। कहाँ कहाँ होती हैं? एक भरत क्षेत्र में, एक अराव 15 हो गई ना, और 2 विदेश क्षेत्र में 2। चलिए रुकिए, आपके डिस्टरबेंस भी आ रहा है। बोलिए मधु भाभी। 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 योगर, 5 विदेह। हाँ, 5 कैसे हुए? 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 विदेह कैसे हुए? 5 भरत भाई एक तो जम्बू द्वीप में है, दूसरे वो कौन सा है, घाती खंड, और फिर अर्ध पुष्कर द्वीप में 2-2 उसमें हो गए। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र, 1 ऐरावत क्षेत्र, 1 विदेह क्षेत्र, पूरे विदेह को 1 गिनेंगे तो 3 हो गए जम्बू द्वीप में। फिर धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र और 2 विदेह क्षेत्र। ठीक है, 6 हो गए। 6 और 3 9, और ऐसे ही आगे फिर
पुष्करार्ध में फिर 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र और 2 विदेह क्षेत्र, तो 9 और 6 15। इस तरह से कर्म भूमियां 2.5 द्वीप में कुल 15 होती हैं। तो हम जन्म लेने की अपेक्षा से कहेंगे, लिखिए ऐसा, जन्म लेने की अपेक्षा, भूत प्रज्ञापन नए से, ऐसा हेडिंग डाला, भूत प्रज्ञापन नए से, फिर डैश लगा के नीचे, जन्म लेने की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों से, ये क्षेत्र है, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो 15 कर्म भूमियों से। लेकिन क्या 2.5 द्वीप में केवल कर्म भूमियों से ही मोक्ष होता है और कहीं से मोक्ष नहीं जा सकते? हम तो कहते हैं पूरे 2.5 द्वीप से मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? पूरे 45 लाख योजन के एरिया से जीव सिद्ध होते हैं, तो जब कर्म भूमियों में पैदा होके ही मोक्ष जाएंगे तो वे बाहर वाले जीव, भोग भूमि वाले जीव कैसे जा सकते हैं? उस क्षेत्र से कैसे मोक्ष जा सकते हैं? समझ में आ रही बात? किन किन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा? भारती आंटी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हैंड डाउन करिए, पूछना है कुछ? ये मैं बोल रही थी कि जो वो स्वयंभू रमन समुद्र के एंड में जो वो ट्रायंगल्स बचते हैं, वो भी तो कर्म भूमिया ही बोलते हैं उनको भी, वहां से मोक्ष नहीं होता? हाँ, वो कर्म भूमिया है, लेकिन इसीलिए दूसरी कंडीशन ये है कि 2.5 द्वीप से ही मोक्ष होता है। तो 2.5 द्वीप में जो कर्म भूमि है, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र से ही मोक्ष हो सकता, मनुष्य ही मोक्ष जा सकते हैं ना, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य पाए नहीं जाएंगे। उनमें तो तिर्यंश है सिर्फ। हाँ, भले ही कर्म भूमि हो, लेकिन मनुष्य वहां पाए नहीं जाएंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे? ठीक है, तो प्रश्न क्या था मेरा? बोलिए अंकल, क्या पूछा था मैंने? मतलब वो 2.5 द्वीप में कहां से क्यों नहीं जा सकते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि कर्म भूमि से अगर कोई हरण करके और 2.5 द्वीप में कहीं भी ले जा करके उसको विराजमान करते तो वो वहां से भी जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी जन्म तो जिनका केवल इन कर्म भूमियों में, ये 15 कर्म भूमियां गिनाई ना, 2.5 द्वीप में 5 मेरु संबंधी, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 विदेह क्षेत्र, ऐसे 15 कर्म भूमियां हैं। इन 15 कर्म भूमियों में जन्म लेने वाले जीव ही मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन अभी अपन चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र की, तो किस जगह से सिद्ध हो सकता है जीव? कि पूरे 2.5 द्वीप में कहीं से भी सिद्ध हो सकता है। तो कैसे होगा जब जन्म ही नहीं होगा उसका बाहर भोग भूमियों में? तो अपहरण करके। अभी आप मतलब आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिए अगर नक्शे की जानकारी नहीं है जम्बू द्वीप की, 2.5 द्वीप की, तो फिर मैं उतनी डिटेल में बताऊं। नहीं तो मैं ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को नक्शे की जानकारी है। देखिए, 1 हाथ खड़ा हुआ है, 2 हाथ खड़े हुए हैं, बाकी सबको मालूम है जम्बू द्वीप का, 2.5 द्वीप का, 3 4 लोगों के हाथ खड़े। देखिए, इतना तो आपको मालूम है, ये मध्यलोक है। मध्यलोक में से गोलाकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबसे बीचों बीच जम्बू द्वीप है, उसके बाद में लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड द्वीप है उसी को घेरे हुए, उससे दुगने विस्तार वाला, फिर कालोदती समुद्र है, और फिर उसके बाद में पुष्कर द्वीप है, वो आधा है। ये मिला के कहलाती हैं ये 2.5 द्वीप, एक जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, ये मिलके कहलाते हैं 2.5 द्वीप। और ये जो 2.5 द्वीप है, ये 2.5 द्वीप और 2 समुद्र आ गए बीच में, इन 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं, क्योंकि इस आधे पुष्कर द्वीप के बाद में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुष्योत्तर। इसके आगे, इसके बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते। मध्यलोक तो है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, लेकिन उसके आगे मनुष्य नहीं पाए जा सकते। अब अपन चर्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चर्चा कर रहे हैं सिद्धों की। सिद्धों की चर्चा कर रहे हैं ना, तो सिद्ध कौन बनेगा? कौन सी गति वाला जीव सिद्ध बनेगा? मनुष्य गति वाला ही बनेगा। इसलिए इस 2.5 द्वीप को ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाहर मनुष्य उत्पन्न ही नहीं होते। और अब जब मनुष्य उत्पन्न ही नहीं होते तो बाहर के क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे कैसे? इसलिए हमारा जो सिद्ध शिला है वो भी इतने ही एरिया की है। ये पूरा एरिया है, इसका विस्तार है 45 लाख योजन।
ढाई द्वीप का विस्तार है 45 लाख योजन, और वो सिद्ध शिला का विस्तार भी 45 लाख योजन ही है। और जो सिद्धालय जिसकी चर्चा भी अपन ने की तनु वातवलय के अंत में, उस सिद्धालय का विस्तार भी 45 लाख योजन ही है, क्योंकि इतने ही एरिया से सिद्ध होते हैं, हो सकते हैं, इसके बाहर से सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इस ढाई द्वीप में कहां पर जन्मे जीव मोक्ष जा सकते हैं, कि जो कर्म भूमियां हैं उनमें जन्मे जीव ही मोक्ष जा सकते हैं। तो कर्म भूमियां होती है, अब ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ये भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। जिन लोगों को भी 4-5 लोगों ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, वो तीसरे अध्याय में देखेंगे, आपको नाम मिल जाएंगे ऐसे कैसे सूत्र जम्बू द्वीप के 7वां, 8वां, 9वां, 7वें सूत्र से वर्णन चालू है तीसरे अध्याय में। तो ये जो 7 क्षेत्र हैं, इनमें से भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, यानी दक्षिण वाला सबसे, उत्तर वाला लास्ट का, नीचे का दक्षिण वाला और बीच का विदेह क्षेत्र, यही कर्म भूमियां हैं। और ऐसे ही भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र यह धात्की खंड में भी है और आधे पुष्कर द्वीप में भी है, लेकिन वहां इधर और इधर दुगने मतलब डबल है, 2-2 है। जम्बू द्वीप में 1-1 है तीनों, धात्की खंड में 2-2 है, पुष्करार्ध में भी 2-2 है। तो कुल मिला के हो जाते हैं 15 कर्म भूमियां। इन 15 कर्म भूमियों में जन्मे जीव ही मोक्ष जा सकते हैं। तो फिर सिद्ध केवल इतने एरिया से ही होने चाहिए थे ना, भरत क्षेत्र वाले एरिया से, ऐरावत क्षेत्र वाले एरिया से और विदेह क्षेत्र वाले एरिया से। फिर अपन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पूरे 45 लाख योजन से ही जीव सिद्ध होते हैं, फिर इधर तो समुद्र भी है और भी कुछ है, बहुत कुछ है। तो उसका जवाब ये है कि कोई जीव पैदा तो यही हुआ, भरत, विदेह और ऐरावत, इन्हीं में पैदा हुआ, कर्म भूमियों में ही पैदा हुआ। लेकिन ऐसा होता है कि कहीं पैदा हो कोई कर्म भूमि में कोई पैदा हुआ जीव, मुनिराज है, कर्म भूमि में है, और फिर जब वो कोई ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो किसी पूर्व भव के बैरी ने उनको उठाया और उठा के ले जाकर कहीं भोग भूमि में पटक दिया, कहीं समुद्र में पटक दिया। तो फिर वो जीव, और वो तो श्रेणी चढ़ रहे थे, शपथ श्रेणी आरोहण कर रहे थे, और उसी समय उन्होंने उठाकर उनको डाल दिया। तो उन्होंने उनको उठा के वहां कहीं भी डाला, ढाई द्वीप के एरिया में, तो वो जीव वहां से मोक्ष जा सकते हैं। यानी कोई भी एक क्षेत्र हो, फिर भोग भूमि वाला क्षेत्र हो, कोई समुद्र का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, वो जीव वहां से मोक्ष जा सकते हैं। तो अब क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध हम देख रहे हैं, तो क्षेत्र की अपेक्षा में कर्म भूमि से सिद्ध हुआ कि पूरे के पूरे ढाई द्वीप में कहीं से भी, भोग भूमि से भी सिद्ध हुआ, ये अपन बिंदु ले रहे हैं अंतर का। तो जन्म की अपेक्षा से तो जीव 15 कर्म भूमियों से ही सिद्ध होता है, ठीक है, लेकिन अपहरण की अपेक्षा से पूरे ढाई द्वीप से सिद्ध होते हैं। समझ में आई बात? जन्म की अपेक्षा से तो 15 कर्म भूमियों से ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वहीं जन्म लेने वाले जीव सिद्ध हो सकते हैं और कोई नहीं। पर अपहरण की अपेक्षा से देव तो ढाई द्वीप के बाहर भी जा ही सकते हैं ना। हाँ, तो जाएं। तो वो अपहरण करके ढाई द्वीप के बाहर किसी को नहीं ले जा सकते। इंद्र हो या जिनेंद्र हो, देव हो, कोई भी किसी मनुष्य को ढाई द्वीप के बाहर नहीं ले जा सकता है, क्योंकि वो ले जाने की तो वो तो निमित्त होता है। उपादान की योग्यता मनुष्य में नहीं है कि ढाई द्वीप के मनुष्योत्तर पर्वत के 1 सेंटीमीटर भी आगे बढ़ सके। वो उपादानगत योग्यता मनुष्यों में नहीं होती। इससे समझ में आता है कि वो तो निमित्त है, निमित्त कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उपादान में योग्यता नहीं है। ठीक है ना? बढ़िया, अच्छा प्रश्न। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को ये पहले ये समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, तब आपको बात समझ में आएगी। और आपको ये नहीं पता लगेगा हम कर क्या रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। हम सिद्धों में अंतर निकाल रहे हैं, किस अपेक्षा से निकाल रहे हैं
कि ये कर्म भूमि से सिद्ध हुए हैं कि पूरे ढाई दीप से सिद्ध हुए हैं। ये अभी आपको जब अपन लास्ट वाला पॉइंट करेंगे ना, अल्प बहुत, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहां ऐसा अंतर दिखाएंगे कि कर्म भूमियों से मोक्ष जाने वाले जीव ज्यादा हैं और बाहर के एरिया से मोक्ष जाने वाले जीव कम हैं, ऐसा कंपैरिजन करेंगे, तब अपने को समझ में आएगा कि ये चीज क्या थी। ठीक है, तो अभी थोड़ा कम भी समझ में आए तो करिए, ये सारी बात रिपीट होगी, बार बार जो पॉइंट आएगा अल्प बहुत वाला, उसमें सारी चीजें रिपीट भी होंगी। बोलिए भाई। अभी मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को भोग भूमि में डाल दिया, तो भोग भूमि के तो मनुष्य जो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो तो कपूर बन के उड़ जाते हैं, तो यहाँ पे इनका ऐसे बॉडी है? तो ये तो डाल दिया तो ये तो इनकी बॉडी की जैसी एबिलिटी होगी वैसे ही रहेंगे ना, और वो मोक्ष चले जाएंगे तो उनका भी शरीर जैसा विघटित होता है, यानी जो संस्कार देव आके करते हैं अनंत बनने के बाद, वो तो 5 धनुष ऊपर चले जाएंगे, वहां से मोक्ष जाएंगे, तो वो देवों के द्वारा होता है बाकी का कार्यक्रम आगे का, तो जो भी होता है। बोलिए रश्मि जी। मैंने ये लिख रखा है जम्मू तिब्बत 3, भारत, एरावत और विदेश क्षेत्र, और घाती खंड में 6, पूर्व की 3 और पश्चिम की 3, हाँ। और पुष्करार्ध में 3 और 3 ऐसे 6, ऐसे 15 कर्म होते हैं। सही है मेरा? हाँ, ये अपन ने द्वीप के हिसाब से देखा है, और अगर अपन मेरू के हिसाब से देखेंगे क्या? तो हाँ, पहले एक का मेरू लिखा हुआ है। संबंधी हाँ, 3, एक मेरू संबंधी 3 हाँ। हो गए, एक भरत, एक विधेय, एक एरावत, तो 5 मेरू एरावत, हाँ। संबंधी 15, 5 भरत, 5 विधेय, 5 एरावत, ऐसा भी वो वाला ही प्रचलन में है। 15 कर्म भूमियां, 5 भरत, 5 एरावत, 5 विधेय, तो वो मेरू के हिसाब से एक मेरू संबंधी 3 है, और धाती खंड में क्योंकि 2 मेरू हैं तो धाती खंड में 6 हो गई, और पुष्करार्ध में भी 2 मेरू हैं तो 6 वहां हो गई, तो एक मेरू संबंधी 3, तो 5 मेरू संबंधी 15। ठीक है। देखिए ये हुआ एक, ये पॉइंट समझ में आया। अब दूसरी अपेक्षा, ये तो हमने क्या अपेक्षा देखी थी, अपेक्षा चल रही है क्षेत्र की, सिद्धों में अंतर देख रहे हैं क्षेत्र की अपेक्षा। ठीक है, क्षेत्र की अपेक्षा में पहले हमने 3 पॉइंट देखे प्रत्युत्पन्न न की। कौन से 3 पॉइंट? सिद्ध क्षेत्र में मुक्ति होती है, अपने आत्म प्रदेशों में मुक्ति होती है, और आकाश के प्रदेशों में, जिस आकाश प्रदेशों में सिद्ध होने से पहले स्थित था उसको शॉर्ट में अपन बोल रहे हैं आकाश प्रदेशों में मुक्ति होती है। ठीक है, ये प्रत्युत्पन्न नय के 3 पॉइंट हो गए। अब भूत प्रज्ञापन नय का पॉइंट नंबर 1 क्या था? वो पॉइंट कि जन्म लेने की अपेक्षा और उपसर्ग की अपेक्षा। तो जन्म लेने की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों से मुक्ति होती है, और अपहरण की अपेक्षा ढाई दीप से मुक्ति होती है। ये पहला पॉइंट हुआ है भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से। ठीक है, अब भूत प्रज्ञापन नय का ही क्षेत्र अपेक्षा वाले में दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट तो क्या है जो इस कॉलम में लिखेंगे ना अपन, ये जो 3 कॉलम बनाया अपन ने, 3 कॉलम में पहला जो कॉलम लिखेंगे क्षेत्र अपेक्षा अंतर वाला, तो ये मेन पॉइंट तो वो है। उस मेन पॉइंट में अब अपन सब पॉइंट लिख रहे हैं। अब भूत प्रज्ञापन नय का ही क्षेत्र अपेक्षा से दूसरा पॉइंट, क्षेत्र और किस अपेक्षा से देख सकते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। कैसे? पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। ऊर्ध्वलोक से मुक्ति हो रही है, मध्यलोक से मुक्ति हो रही है, कि अधोलोक से मुक्ति हो रही है? क्या तीनों लोकों से मुक्ति हो सकती है? तीनों लोकों से हम पूरे मध्यलोक से ही मुक्ति नहीं कर रहे, ढाई दीप के बाहर से आप तीनों लोकों से कैसे मुक्ति कर रहे हो? देखिए, तो इसकी क्या अपेक्षा है? मोक्ष तो जाएंगे वही ढाई दीप के एरिया से ही, लेकिन ढाई दीप के एरिया में भी एक तो है जमीन, उस मध्यलोक नहीं लेना, उसको तिर्यक शब्द लेना, तिर्यक लोक। ठीक है, मध्यलोक शब्द की जगह तिर्यक लोक ज्यादा अच्छा है, सही है। तो एक तो है जमीन, है ना, उसको कहेंगे तिर्यक लोक, और एक है ऊपर आसमान, उसको कहेंगे ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक से नहीं, मध्यलोक में ही, मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है? मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है बेला भाभी? 1 राजू।
मध्य लोक की ऊंचाई एक राजू। वो एक राजू विस्तार है ऐसा है ना। ऊंचाई पूछी है मैंने। पारुल, क्या हाल चाल है? सुमेरु पर्वत जितनी 1,00,000 योजन। बहुत बढ़िया। सुमेरु पर्वत जितनी 1,00,000 योजन की ऊंचाई है मध्य लोक की, 1,40,000 योजन। ठीक है, उतना मध्य लोक है। तो उस 1,40,000 योजन में ऊपर कितना है, जमीन के ऊपर कितना है, जमीन के अंदर कितना है? 1,40,000 योजन में जमीन के ऊपर कितना है और जमीन के अंदर कितना है? बोलिए सुधा जी। 1,000 नीचे तो जमीन के नीचे है और बाकी जो बचा 1,00,000 में वो जमीन से ऊपर है। कितना बचेगा? 1,00,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 99,000 योजन। ठीक है, 99,040 योजन। 40 योजन की चूली का है, वो तो है जमीन के ऊपर। 1,000 योजन है जमीन के नीचे। टोटल मिला के मध्य लोक है 1,40,000 योजन का। उसी में अपन ऊर्ध्व मध्य और तिर्यक निकालेंगे। ठीक है ना, इधर उधर नहीं जाना कहीं, स्वर्ग में पहुंचा दो, नरक में पहुंचा दो। ठीक है, तो ये जो मध्य लोक की जो इतनी ऊंचाई है, तो जो जमीन पे से जो सिद्ध हुए तिर्यक लोक, जमीन पे बैठे बैठे फिर जो सिद्ध हुए ऐसे जीव, तो वो कहेंगे तिर्यक लोक से सिद्ध हुए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऊपर किसी ने ऊपर डाल दिया और ऐसे बीच में से, आकाश में से, आसमान से अपन बोलते हैं, वहां से कोई 500 योजन ऊपर से मोक्ष चला गया, कोई 100 योजन ऊपर से मोक्ष चला गया, ऐसा, तो वो कहलाएगा ऊर्ध्व लोक से सिद्ध हुए। और कोई जमीन के अंदर से सिद्ध हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कोई तो उपसर्ग के काल में जमीन के अंदर उनको डाल दे, चित्रा पृथ्वी जितना ही, उस 1,000 योजन के अंदर अंदर ही। ठीक है ना, उससे ज्यादा नीचे नहीं। या कोई खुद ऐसा कभी ऐसी स्थिति हो जाए, वो ध्यान करने बैठी, उन्होंने शपथ श्रेणी आरोहण करी और धरती फट गई, वो क्या आ जाता है ना, भूकंप आ गया, कि कुछ ऐसा स्थिति हो गई, किसी ने उपसर्ग कर दिया, या कहीं वो बैठे ही थोड़े अंडरग्राउंड में थे। अंडरग्राउंड भी तो होते हैं, 3-3, 4-4 मंजिल, 7-7 मंजिल नीचे के अंडरग्राउंड होते हैं। अपने मेट्रो वगैरह चलती है 2-2, 3-3 मंजिल नीचे, तो ये अंडरग्राउंड होते हैं ना। वहां अंडरग्राउंड में कोई जीव ध्यान कर रहा था, और अंडरग्राउंड में ध्यान कर रहा था और फिर सुपक्षिणी चढ़ गए और मोक्ष चले गए, तो वो कहलाएंगे अधोलोक से सिद्ध। ये अपेक्षा है। अधोलोक का मतलब नरक पृथ्वियों से नहीं जा रहे हैं, मध्य लोक में ही इस अपनी जो फ्लैट सरफेस है उससे नीचे वो अधोलोक कहला रहा है, वो फ्लैट सरफेस तिर्यक लोक कहला रहा है, और उससे ऊपर का एरिया वो ऊर्ध्वलोक कहला रहा है। इस तरह से अभी इसमें और पॉइंट बच गए हैं, अपन कल करेंगे चर्चा। समय हो गया है, मुझे तो जल्दी भी पूरा करना था, लेकिन मैम जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो 5,000 धनुष ऊपर ऐसे ही चले जाते हैं और वहीं से ये उनको स्थिति मोक्ष जो होता है। अंतःकृत केवली होते हैं ना, अंतःकृत केवली होते हैं, तो उसी से मतलब वो यद्यपि 5,000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो टाइम बहुत कम होता है, तो उनको ऐसा कहेंगे कि ये यहाँ से मोक्ष चलेगी। यद्यपि वो अंतर्मूर्त का काल उनका 13वें 14वें पुनस्थान का होगा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो शॉर्ट टाइम को काउंट नहीं करके ऐसा कहते हैं कि इस तरह, वरना तो फिर कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। वो जल सिद्ध, तो थल मैम सिद्ध, केवल ज्ञान के बाद तो बहुत साल तक वो रहते हैं ना, नहीं, ऊपर ही उनका होता है ना। सब नहीं रहते। अंतःकृत केवली वो होते हैं जिनको उपसर्ग के काल में ही सिद्ध दशा हो जाती है, तो वो तो अनंत पता है। दशा आती है, लेकिन उसका टाइम बहुत बहुत सबसे कम से कम जितना हो सकता है वो कम से कम टाइम होता है, तो वो उसको गिनते नहीं है। तो उनको तिर्यक लोक का ही बोलेंगे क्या? हाँ, मतलब वो अधोलोक मध्यलोक, ये कथन करने की पद्धति है। हाँ, नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ। मतलब ये अपेक्षा है, मतलब आप लोगों को ये समझ में आएगा किस किस अपेक्षाओं से कथन किए गए हैं जिनवाणी में। मैम याद हो जाएगा क्या हम लोग को? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बोलो प्रीति। हाँ, मैं यही पूछ रही थी, ये जो भूतपूर्व का अपन बताते हैं तो ये मुनि की अपेक्षा बताएंगे, अरहंत में तो फिर वो ऊपर चले गए, ऐसा ना? जैसे ये शिखर जी वगैरह है तो यहाँ भी मुनि की अपेक्षा ही बताते हैं। हाँ, वहां से मोक्ष गए तो मतलब वो अरहंत दशा में योग निरोध करके वहां स्थित हुए थे, लेकिन वो पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर वाली जगह पे। अच्छा, वहां से मतलब सारे भगवान वहीं पढ़ते हैं लास्ट में योग निरोध, यानी जो अरहंत दशा में नीचे नहीं आते, फिर वो पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर ही रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर वो जो टोंक है उसके ऊपर वो रहे। हाँ, बोलिए आशा।
ये कैसे लिखे, मध्य तिर्यक लोक वाला लिखे कैसे, ये बुक में भी नहीं है। मैं बता दूंगी आपको, थोड़ा मतलब बताती तो मैं जा ही रही हूँ, लेकिन अभी आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिख लीजिए। नहीं ऐसे कुछ तो लिखे हैं पूरा, जैसे 99,000 करके लिखे हैं, ऐसे पूरा लिखे। अब आपको जैसे समझ आया, आपको ये प्रकरण के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग को सुन के फिर पॉज कर करके ऐसे लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ाऊंगी इसको, क्योंकि ये अपने पास समय कम है। ये बोलिए। अपने जैसे आप बोले अंडरग्राउंड 10-5 मंजिल उसको अधोलोक बोले हैं, तो फिर शिखर जी के पहाड़ के ऊपर से जाते हैं उसको ऊर्ध्वलोक बोलेंगे क्या? वो तो पहाड़ पे अगर बैठे हुए ना, पहाड़ के वहां जमीन पे, तब तो ऊर्ध्वलोक नहीं बोलेंगे, लेकिन आसमान में से ऐसे हवा में से जाएंगे तो हवा से नहीं, जैसे आप बोले 10 मंजिल नीचे वो ध्यान में बैठे और वहां से चले गए तो ऊर्ध्वलोक अधोलोक उसको अगर बोलेंगे। पहाड़ को नहीं तो बोलेंगे, पहाड़ क्योंकि वो धरती से टच ही है, पर वो ऊर्ध्वलोक के लिए ऐसी जो मतलब ऐसी जो स्थिति होगी ना हवा में, उसको ऊर्ध्वलोक बोलेंगे। ऊर्ध्वलोक से तो ये हुआ ना, सीधे पृथ्वी से 5,000 धनुष या 500 धनुष ऊपर माने। नहीं वो जाते ही नहीं। वो उसको ऊर्ध्वलोक, वो तो सभी जाएंगे 5,000 धनुष ऊपर, तो फिर सभी ऊर्ध्वलोक से हो जाएंगे। इसको आप ऐसे ही समझना कि उपसर्ग आदि के काल में, उपसर्ग आदि के काल में जो वहीं से मोक्ष चले गए, उस अपेक्षा से। बोलिए भाई साहब। मतलब इस चर्चा में जो है तीर्थंकरों को हम जो एक्सक्लूड करके सामान्य केवलियों के साथ जो होता है उपसर्ग केवली होता है, केवल उन्हीं को हम जो इसमें लेंगे। तीर्थंकर तो तिर्यक लोक से मोक्ष जाने वाले हो जाएंगे ना। हाँ। तीर्थंकर सब तिर्यक लोक से मोक्ष जाने वाले हैं। तीर्थंकर तो कोई अधोलोक से की, मतलब अंतःकृत केवली और उपसर्ग केवली, ये दोनों मुख्य रूप से ये, हाँ, अंतःकृत केवलियों की उपसर्ग केवलियों की अपेक्षा से ही ये कथन है। अब महावीर भगवान तो पावापुर जी से मोक्ष गए हैं, तो फिर जमीन से मोक्ष गए हैं वो, ये 5,000 धनुष ऊपर से महावीर भगवान पावापुर जी से मोक्ष गए हैं। देखिए तो जो तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर और जितने भी मोक्ष जाते हैं, वो मतलब पहले अरंत बनते हैं, तो अरंत बनते ही 5,000 धनुष ऊपर चले ही जाते हैं, तो मोक्ष तो उसके बाद ही जाएंगे। ये कथन उससे भी पहले का देख रहे हैं, इसीलिए इसको भूतपूर्व प्रज्ञापन नहीं कह रहे हैं कि अरहंत दशा में तो सभी 5,000 धनुष ऊपर आ जाएंगे, तो उससे पहले कहाँ थे फिर वो, उससे पहले, उससे नीचे उतर रहे हैं। और उसको हमने एक समय पहले वाले को वर्तमान में लिया था, इसीलिए कि सिद्ध होने से जस्ट पहले वो कहाँ थे, तो जिन आकाश प्रदेशों से मुक्ति हुई उसको लिया हमने प्रत्युत्पन्न में, और अरहंत से भी पहले मुनि दशा में वो कहाँ पर थे, उस स्थिति को हम ले रहे हैं, इसलिए भूतपूर्व प्रज्ञापन है, इसलिए ये नए है, ये अपेक्षा। बोलते यही है ना कि पावापुर जी से मोक्ष गए। बोलना गलत नहीं है, वो जो हम कुछ भी बोल रहे हैं ना या कहीं भी, वो कुछ गलत नहीं है, ये तो हम ये भी एक अपेक्षा है, ये भी एक दृष्टिकोण है, इस तरह से भी देखा जाता है, ये हम यहाँ देख रहे हैं। बोलिए भारती। अभी उंडाव सर्पणी काल में जैसे महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान इन लोग के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो वो लोग उपसर्ग केवली कहलाएंगे। हाँ, उपसर्ग केवली। दीदी ये जो अधोलोक वाला, ये समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं जच रहा। या तो यह समुद्र जो है ना हमारे समतल से नीचे में आता है साइंस के हिसाब से, तो समुद्र वाला अधोलोक में ले लेंगे, या तो फिर हम हाँ समुद्र वाला ले लें, और ये अंडरग्राउंड भी तो होते ही है ना, होते हैं अंडरग्राउंड। तो हमारे जो भारत क्षेत्र की धरती, उससे नीचे चित्रा पृथ्वी में थोड़ी घुस जाएंगे। अरे चित्रा मैंने आपको बताया ना कि जैसे अभी मेट्रो चलती है आपकी, तो दिल्ली में तो चलती है 2-2 3-3 4 मंजिल नीचे। वो ठीक है, भारत क्षेत्र की धरती से नीचे थोड़ी जीव चला जाएगा, मनुष्य वो जो चित्रा पृथ्वी का 1,000 योजन का हिस्सा है ना, उसके अंदर ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, उसके अंदर जो मध्य लोक की जितनी मोटाई है उसी के अंदर ऊपर नीचे का देगा। अच्छा अच्छा, मतलब उसको मानेंगे, क्योंकि जो हमारा मेरू पर्वत है, मेरू 1,000 योजन नीचे, उसके बराबर वाली जगह में। हाँ ये बराबर दिया है, सरवार सिद्धि में, राजवार्तिक में, सब ग्रंथों में ये शब्द तीनों दिए हैं, और इसका खुलासा टीकाओं में दिया है, इसी तरह से लेना है, क्योंकि पढ़ते ही एकदम से दिमाग घूमता है कि ऊर्ध्वलोक से कैसे सिद्ध हो सकता है, अधोलोक से कैसे सिद्ध हो सकता है, तो उसका खुलासा टीकाओं में दिया है। ठीक है, चलिए अभी मैं को आज थोड़ा जल्दी भी थी, फिर मैं लेट हो गई हूँ। ठीक है, ठीक है, कल करेंगे बाकी चर्चा। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम
के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंगनि सोच री है, शुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजलि कर शीश धरी है, मैं अंजलि कर शीश धरी है।